हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जनरल साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यह टॉपिक काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, इसीलिए हम इसे क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक एक करके अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मात्रक कहते किसे हैं। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है और इसी नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसके ऑप्शंस हैं दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबाई की एक मापन इकाई है जो लगभग 95 खरब किलोमीटर लंबी होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूरी। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? अब इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो हमें याद रखना है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पियर एसआई मूल इकाई है और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमैन किसका मात्रक है? अब इसके ऑप्शंस हैं ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, इनमें से दोनों का या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ज्योति फ्लक्स का। प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? अब इसके ऑप्शंस हैं ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योति तीव्रता, यानी लुमिनस इंटेंसिटी, जिसे ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, का मूल मात्रक कैंडेला है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उसकी दिशा में 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय मोनोक्रोमैटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अदिश राशि कौन सी है? अब इसके ऑप्शंस हैं ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपर्युक्त सभी। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है
और डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऊर्जा, यानी इनमें से अदिश राशि ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग आदि। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेग, यानी वेग एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? अब इसके ऑप्शंस हैं ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एग्रो गार्डन परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है संवेग संरक्षण। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तब इसके ऑप्शंस हैं सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के प्रथम नियम के हिसाब से कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल है? इसके ऑप्शंस हैं द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या भार और त्वरण का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर, पहला ऑप्शन है सभी जगह एक समान होता है, दूसरा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तीसरा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या चौथा मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा का अधांश 0 है और ध्रुवों की ओर चलने पर अधांश का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर गुरुत्व अधिक है तथा भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो इसी कारण ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर किसी का वजन कम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को पता होगा कि 9.8 न्यूटन होता है, यानी 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अब इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या कोपरनिकस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है केपलर, यानी ग्रहों के गति के नियम केपलर द्वारा दिए गए थे, जिन्हें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार परिवर्तित होता है, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान व भार
दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, यानी भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों हमको याद रखना है कि जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार तो बदल सकता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, यानी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके ऑप्शंस हैं बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कि उतना ही रहेगा, यानी पानी पर जो बर्फ तैर रही है वो अगर पिघल भी जाती है तो बीकर में जो पानी का तल है वो उतना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान बढ़ने पर बर्फ जल में बदलने लगती है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, यानी इसके घनत्व में वृद्धि होती है। इस तरह जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान को बढ़ा बल का आयतन बढ़ता है, यानी इसका घनत्व कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो अब इसके ऑप्शंस हैं आयतन, भार, द्रव्यमान, या घनत्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है घनत्व, यानी अगर हम किसी वस्तु की मात्रा को बदल रहे हैं तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है वायु दाब की कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वायु दाब में कमी के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 1010 मीटर की ऊंचाई चलने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वायु दाब घट जाता है। तो अभी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं वायु दाब कम होने लगता है, तो इसी कारण से हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाते ही फट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अब इसके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या संचित ऊर्जा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है स्थितिज ऊर्जा, यानी चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो अब इसके ऑप्शंस हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन,
रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है नाभिकीय संलयन। बात करें नाभिकीय संलयन की, तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चल वस्तु यानी चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? अब इसके ऑप्शंस हैं, दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या 3 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है चौगुनी हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि मूला होता है ½ mv²। अब इसमें दिया गया है अगर गति दुगनी हो गई यानी v की जगह हमने 2v रख दिया, तो जब 2v का स्क्वायर हुआ तो वो 4v² हो गया, यानी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमने एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया। आज हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।